नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें हम जो रीट में हमारी टोटल 12 यूनिट है, उन सभी का अध्ययन वन लाइनर के रूप में करेंगे। आज हम जो फर्स्ट यूनिट, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म है, उसका अध्ययन करेंगे। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है? किसको कहा है? जो वृहत स्नानागार। ये रीट में क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है और ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अब अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। निम्न में से विश्व की कौन सी सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी? तो कौन सी थी हड़प्पा के समकालीन? मिस्र की जो सभ्यता थी वो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? कब हुई थी? 20वीं शताब्दी में। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं ये अभिलेख? मुहरों पर मिले हैं। लेकिन ये क्या है, जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 4700 साल पहले। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उनमें एक्यूरेट डेट नहीं दे रखी है, कहीं तो 4700 आ रखा है, सभी की अलग से डेट दे रखी है कि मनुष्य ने कृषि करना कब सीखा, मनुष्य ने, और जैसे हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण कब हुआ था, तो कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से अग्निवेदियां अथवा धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं अग्निवेदियां? राखीगढ़ी, बनावाली, कालीबंगा और लोथल से अग्निवेदियां मिली है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार इसका आकार है। हड़प्पा नगरों के ऊंचे भाग को पुरातत्ववेदाओं ने क्या कहा है? जो ऊंचा स्थान है उसको क्या कहा था? नगर दुर्ग का नाम इनको दिया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार से जल रिसाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? किसका किया जाता था? प्लास्टर तथा चारकोल का। और इसी को क्या है, जॉन मार्शल ने क्या कहा है? विश्व का अद्भुत स्नानागार, अद्भुत आश्चर्य का है। और ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। प्राचीन काल में बाट निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? अब बाट निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? चर्ट पत्थर का। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं? यानी सबसे पहले कृषि कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में कपास की कृषि की गई थी। कब की गई थी? 7000 वर्ष पुराने इसके अवशेष मिले हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सामान या फिर किसानों व पशुओं से प्राप्त सामान क्या कहलाता है? यानी जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे पशुओं से हमें दूध मिल गया तो क्या होता है? कच्चा माल कहलाता है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? जो अपना खेतड़ी झुंझुनू है वर्तमान राजस्थान से, वहां से ये तांबे का आयात करते थे। हड़प्पा काल में तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? कहाँ से किया जाता था? आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से इनका आयात किया जाता था। हड़प्पा काल में सोने का आयात, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से। धोलावीरा नगर कहाँ पे स्थित है? धोलावीरा नगर कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा से प्राप्त अभिलेखों को किस में जड़ा है? यानी वहां एक साइन बोर्ड बन मिला है, तो वो किस में जड़ा हुआ है? लकड़ी में। गुजरात के किस स्थल से कृत्रिम बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? यानी गुजरात के एक शहर है उसमें कृत्रिम बंदरगाह, तो कहाँ से है कृत्रिम बंदरगाह? है लोथल में। मनके बनाने के कारखाने, तो मनके बनाने का जो कारखाना है लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन आ सकता है लोथल कहाँ है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के ये किनारे स्थित है। और यहाँ क्या मिला है? कृत्रिम बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं, मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के विनाश की शुरुआत कब से मानी जाती है? यानी हड़प्पा का जो विनाश है वो कब से मानी जाती है? 3900 साल पहले इसका विनाश हो गया था। हड़प्पा के विनाश के बाद अन्य शहरों के निर्माण के प्रमाण कब से मिलते हैं? कब से मिलते हैं? 2500 वर्ष पहले। यानी हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनमें ऐसे ये दे रखा है, कहीं भी एकदम उनमें डेट इन्होंने नहीं दी है। हड़प्पा सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम जानकारी किसने सरकार को दी थी? किसने दी थी? जो बर्टन बंधु थे। 1856 में क्या था? वहां
रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां इन्होंने बाद में ये सभ्यता वहां प्राप्त हुई थी। तो किसने दी थी सबसे पहले जानकारी? बर्टन बंधु ने कब दी थी? 1856 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1861 में। किसके नेतृत्व में? कनिंघम महोदय के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा स्थल की किसने उत्खनन किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया था? मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम साहनी कब? 1921 में। और इसके एक साल बाद किसकी हुई थी? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के आसपास है? जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसके है? सिंधु सरस्वती नदी घाटी। तभी तो हम इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जाता है। अफगानिस्तान में सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल प्राप्त हुए? अफगानिस्तान से कौन से हुए हैं? सोर्तगोई व मुंडी गाक। ये दोनों स्थल कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। पीछे अब जो रीट हुई तो उसमें प्रश्न ये आए थे कि कौन सा स्थल कहाँ है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से। बलूचिस्तान में सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल प्राप्त हुए? बलूचिस्तान से सुतका गेडोर, सुतका खोए व बालाकोट। ये कहाँ है? बलूचिस्तान जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका ये एक स्थान है। सिंध में सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? कौन कौन से हुए हैं? मोहनजोदड़ो, कोटदीजी व जुदीर जोगड़ा। ये इससे सिंध प्रांत से प्रारंभ हुए हैं। पंजाब में जो पंजाब अपने क्या है? भारत में भी है और पाकिस्तान में। जो पंजाब पाकिस्तान में सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल प्राप्त हुए? कौन से? गनेरीवाल, रहमान डेरी, सरायखोला व जलीलपुर। ये किसके हैं? पंजाब के। कौन से पंजाब के? जो पाकिस्तान के अंदर है। भारतीय पंजाब में सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल है? कौन से हैं? रोपड़ व संगोल। अब भारत के जो पंजाब है उसमें कौन सा? रोपड़ व संगोल। हरियाणा में सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल हरियाणा में कौन कौन से हैं? बनावाली, मिताथल और राखीगढ़ी। और बनावाली से क्या है? जो हल लकड़ी का जो वहां हल भी यहाँ मिला है। बनावाली, मिताथल और राखीगढ़ी ये स्थान कहाँ के हैं? हरियाणा की। और राजस्थान में सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थान है? पीलीबंगा व कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? तो यहां से कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? आलमगीर व हुलास। गुजरात में सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल प्राप्त हुए? गुजरात से रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन व खंबात की कहानी। और जो सर्वाधिक स्थान है वो कहाँ है? सिंधु सभ्यता के गुजरात के अंदर ही है। कौन कौन से आ गए? रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन और खंबात की खाड़ी। महाराष्ट्र में सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? अब महाराष्ट्र से कौन सा हुआ है? देमाबाद। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग कितनी बस्तियों का पता चला है? कितनी बस्तियों का? लगभग 40 बस्तियों का पता चला है। सिंधु सभ्यता सतलों से प्राप्त सामान्य ईंटों का आकार कितना था? ईंटों का आकार पूछा है 7.5 इंटू 15 इंटू 30। ये इनका क्या है? ईंटों का आकार है। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए? कहां से हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। यहां से 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट के बड़े आकार का स्नानागार प्राप्त हुआ। ये पहले क्वेश्चन इसका आकार के बारे में पूछा गया। यानी जो वह स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से विशाल अन्नागार? जो स्नानागार विशाल और विशाल अन्नागार दोनों कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। यहां से 45.71 इंटू 15.23 मीटर के बड़े क्या है? अन्नागार प्राप्त हुए। अन्नागार क्या होते हैं? जहां अनाज रखा जाता है। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिले हैं? धोलावीरा। और इनका आकार कितना है? 283 इंटू 45 मीटर। हमें ये मेन तो इनके जो नाम है और ये स्थान कहां से प्राप्त है वो याद रखनी है, लेकिन ये आकार का भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे से प्राप्त विशाल गोदीबाड़ा।
डाक यार्ड किस आकार का है? तो किस आकार का है? 214 इंटू 36 मीटर का। अब नेक्स्ट है, किस सभ्यताकालीन बंदरगाह के डाक यार्ड की तुलना विशाखापट्टनम में बने डाक यार्ड से की जाती है? लोथल से। लोथल से क्या है? बंदरगाह मिला है, विशाल गोदीबाड़ा जिसको बोलते हैं बंदरगाह। लोथल क्या है? एक बंदरगाह। तो इसकी तुलना जो इसका डाक यार्ड है किससे की जाती है? विशाखापट्टनम से। हड़प्पा के किस सभ्यता स्थल से मरण मूर्ति व मर्द भांड या पात्र मिली है? तो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो यह भाव चित्रात्मक लिपि है और अभी तक क्या है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर अभी तक कितने लेख प्राप्त हो चुके हैं? तो यहाँ कितने? कम से कम 2500 लेख प्राप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है, मिट्टी से बने हल किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो मिट्टी से बने हल कहां से मिले हैं? बनावाली हरियाणा से। वनों में क्या है, हम हल से जोतेंगे, तो सर्वाधिक खेती कहाँ है? हरियाणा में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के परिणाम कहां से मिले हैं? जो कालीबंगा राजस्थान से। यहाँ दोहरी यानी 2 फसलें इकट्ठी बोई जाती थी। यहाँ शल्य चिकित्सा के अवशेष भी मिले हैं, ऊंट के हड्डियों के भी अवशेष मिले हैं। ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नहरों के प्रमाण मिले? अब नहरों के प्रमाण कहां से मिले हैं? सोर्तगुर्ग और अफगानिस्तान से नहरों के प्रमाण मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जलाशय प्राप्त हुए? जलाशय कहां से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। हड़प्पा में जड़ी बूटी व मसालों को पीसने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? अब जड़ी बूटी व मसालों को पीसने के लिए जो सालन पत्थर था उसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो शहर में बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? कितने भागों में थी? 2 भागों में। भारत में पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? हड़प्पा। अब वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पहला जनरल कौन था? तो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम इसका जनरल था। और इसी के कारण क्या है, जो हमारा पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ईंटों का आकार क्या था? इनका आकार क्या था ईंटों का? लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। किस हड़प्पा स्थल से बिना प्राचीर का दुर्ग मिला? यानी दुर्ग मिले हैं तो वहां चारों तरफ क्या है? एक प्राचीर बनी होती है, लेकिन बिना प्राचीर का दुर्ग कहां से मिला है? लोथल से। किस हड़प्पा कालीन स्थलों में किलेबंदी बस्ती प्राप्त हुई? अब किलेबंद बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? धोलावीरा व लोथल से यह बस्ती प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो नगर में मिलने वाले कुओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? लगभग 700 कुएं वहां से मिले हैं। हड़प्पा कालीन कौन सी बस्ती पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में व्यस्त थी? यानी चौंदड़ो जो बस्ती है, चौंदड़ो, तो ये शिल्प उत्पादन में चौंदड़ो से क्या है? मन के बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिले हैं। तो यह शिल्प उत्पादन में की बस्ती थी। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्ववेदाओं ने किस संस्कृति का नाम दिया है? अब जो खेतड़ी से गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र हड़प्पा काल में किस खनिज के लिए चर्चित था? तो किसके लिए? तांबे के लिए। और वर्तमान में भी खेतड़ी से तांबे का उत्पादन होता है। मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था? यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें ओमान के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? मगान शब्द का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा से मिले अब तक के सबसे लंबे अभिलेख में कितने संकेत चिन्ह हैं? तो कितने हैं? लगभग 26 संकेत चिन्ह है। हड़प्पा कालीन लिपि किस ओर लिखी जाती है? हम जैसे लिखते हैं तो यहां से हम लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जो हड़प्पा कालीन थी वो दाएं से ऐसे बाएं लिखी जाती थी। तो हड़प्पा कालीन जो लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा बाट बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो किस पत्थर का? चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कि भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? तो कौन थे? जॉन मार्शल।
अब नेक्स्ट है कि हड़प्पा के उत्खनन कार्य करने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? माधव स्वरूप वर्ष 1921, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हड़प्पा में उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? REM व्हीलर 1946 में। कालीबंगा में उत्खनन किनके द्वारा किया गया था? अब कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, लेकिन जो इसकी खुदाई कार्य यानी जो उत्खनन है वो किसने करवाया था? BB लाल और BK थापर ने। कब करवाया था? 1960 में। धोलावीरा में उत्खननों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? धोलावीरा में किसके द्वारा किया गया था? RS विष्ट 1990 में इनके द्वारा यह उत्खनन करवाया गया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरातत्व स्थल कौन सा है? जैसे अब ये यहां से यहां, तो उत्तर के अंदर कौन सा स्थल है कि उत्तरी स्थल? मांडा, जम्मू कश्मीर। और ये कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। अब दक्षिण में कौन सा है? परवरा नदी के तट पर स्थित देमाबाद। अब देमाबाद कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। उत्तर में क्या आ गया? मांडा। दक्षिण में कौन सा आ गया? देमाबाद और हिंडन नदी के तट पर। और पूर्वी, अब यहाँ पूर्व में कौन सा है? आलमगीर। पूर्व में कौन सा आ गया? आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम में कौन सा आ गया? सुतका गेडोर, बलूचिस्तान। दास नदी के किनारे यह स्थित है। उत्तरी पुरातत्व स्थल कौन सा? चिनाब नदी के तट पर स्थित मांडा, जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरातत्व स्थल कौन सा है? दक्षिण में परवरा नदी के तट पर स्थित देमाबाद, अहमदनगर, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? कौन सा है? आलमगीर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर यह स्थित है। और सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? दास नदी के तट पर स्थित है। और ये कौन सा है? सुतका गेडोर, बलूचिस्तान में। अब नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस स्थान से शल्य चिकित्सा के प्रमाण स्वरूप छिद्रित जो खोपड़ी है वो प्राप्त हुई है? तो जो छिद्रित खोपड़ी है वो कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा व लोथल से यह प्राप्त हुई है। सिंधु युगीन सभ्यता के किस स्थल से रथ के अवशेष मिले हैं? अब रथ के अवशेष कहां से मिले हैं? देमाबाद से। यानी जब हम रथ में बैठेंगे तो क्या देंगे? दाम देंगे। तो रथ के अवशेष कहां से मिले हैं? देमाबाद से रथ के अवशेष मिले हैं। अब नेक्स्ट है कि सिंधु युगीन सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा व रणगुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अब नेक्स्ट है कि घोड़े की मूर्तियां प्राप्त हुई है। घोड़े की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? रंगपुर व लोथल से घोड़े की मूर्तियां प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से दोहरे जुते हुए खेत प्राप्त हुए? दोहरे जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से इसके प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता स्थलों से किन फसलों के बोए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस किस की फसल उपजाते थे? कपास, खजूर, तिल, चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, दाल, मटर, रांगी, सांबा आधे से ज्यादा तो अभी भी इनका उत्पादन होता है इसी सिंधु घाटी का जो इलाका है उसमें। सिंधु सभ्यता युगीन किन स्थलों से मनके व आभूषण निर्माण के कारखाने प्राप्त हुए? अब मनके बनाने का जो कारखाना है वो कहां से मिला है? लोथल व चहुंदड़ो से। लोथल कहां है? गुजरात में। और चहुंदड़ो भी कहां है? गुजरात में। सभ्यता स्थल में मनकों के लिए पत्थर कहां से मंगवाए जाते थे? जो मनके बनाते थे यानी जो मोती, मनके किसको बोलते हैं? जो मोतियों का निर्माण करते थे, तो उनके लिए पत्थर कहां से आते थे? गुजरात व महाराष्ट्र से ये पत्थर मंगवाए जाते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो क्या कहा गया है इसमें? मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है कि सभ्यता युग में तांबे के स्रोत। अब तांबे कहां से मिलता था? गणेश्वर, सिक्कर, ये क्या है? ताम्र युगीन सभ्यता की इसको क्या कहा जाता है? जन्नी भी इसको कहा जाता है। किसको? गणेश्वर को। सोने के स्रोत कहां से मिले? सोना के जो आयात था वो कहां से होता था? मैसूर से। चांदी का ईरान व अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा माप के लिए प्रयुक्त बाट किस पत्थर से बनाया जाता था? जो बाट किससे बनता था? चर्ट, जेसार व अगेट से बाटों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता स्थलों से किस श्रृंखला के बाट प्राप्त हुए? अब बाटों का जो आकार है
1 2 4 8 16 32 64 यानी दुगुना हो रहा है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। तो इस श्रृंखला में ये बाट प्राप्त हुए हैं। जो नाप तोल के अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा चल गया है, पहले किसका प्रयोग करते थे? बाटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परमाणु से किस प्रकार के पारिवारिक ढांचे की सूचना मिलती है? जो सिंधु घाटी परिवार थे वो क्या थे? मातृस्थात्मक। और वर्तमान में क्या कौन से परिवार चल रहे हैं? पितृस्थात्मक। तो यहाँ क्या होती है, जो पहचान होती है वो किसके नाम से होती है? माता के नाम से इनकी परिवार की पहचान होती है। सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? किसकी करते थे? पीपल की पूजा करते थे। और वर्तमान में भी भारतीय लोग क्या है? पीपल की पूजा करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? किसकी? मातृ देवी की। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों से प्राप्त योगी की मूर्ति के नीचे किन पशुओं के चित्र विद्यमान है? तो योगी की मूर्ति के नीचे क्या आ गया? हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा व हिरण के अवशेष इसमें इसके जो चित्र है वो विद्यमान है। वहां से शिव की एक योगी की मूर्ति मिली है। तो वर्तमान जो हमारे भगवान शिव है उनसे उसकी तुलना की जाती है। तो उसकी जो चित्र के नीचे पशुओं के है, कौन कौन से आ गया? हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा व हरिण। नेक्स्ट है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में अग्निवेदियां कहां से मिली है? कालीबंगा, बनावाली, राखीगढ़ी व लोथल से। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। बनावाली और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर एनसीईआरटी अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में पहले भी पढ़ाई गई है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी विद सोनिका चौधरी नाम से, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। हड़प्पा सभ्यता काल में मुहर बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो सैलकड़ी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि जो सर्वप्रथम जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा स्थल था? हड़प्पा। लेकिन जितने भी स्थल थे वो सर्वाधिक कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे थे। तो बाद में इसको क्या कहा जाने लगा? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको नाम दे दिया गया। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य यह काल माना जाता है। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है? यानी इसका क्या तात्पर्य है? हम लिखते हैं ना ईसा पूर्व और ईस्वी, तो इसका मतलब है इसमें बिफोर क्राइस्ट। और अंग्रेजी में एडी और हिंदी में हम क्या लिखते हैं? ईस्वी। तो इसका तात्पर्य क्या है? एनो डोमिनी। इसी बुक के अंदर, ये 6th क्लास की बुक के अंदर ये दे रखा है। यानी ईसा पूर्व को हम क्या लिखते हैं? बिफोर क्राइस्ट। और ईस्वी को क्या लिखेंगे? एनो डोमिनी। अब नेक्स्ट है कि आजकल बीसी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है? यानी बीसी के स्थान पर किया जाने लगा है बीई का, यानी बिफोर कॉमन एरा। और इसके अंदर एक बीच में ये है कि आजकल एडी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा है? तो एडी के स्थान पर सीई कॉमन एरा का प्रयोग किया जाने लगा है। हड़प्पा सभ्यता सतलों में कहां पर अनाज में बाजरे के दाने प्राप्त हुए? यानी जो बाजरे के दाने के अवशेष मिले हैं, तो कहां से मिले हैं? ये गुजरात से मिले हैं। अब नेक्स्ट आ गई हमारी वैदिक सभ्यता। ये तो सिंधु घाटी। अब वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन। वैदिक धर्म के अन्य उपनाम क्या है? तो इसको हम आर्य धर्म, सनातन धर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। अब नेक्स्ट है कि वैदिक धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो वैदिक धर्म के अनुयायी है वो आर्य अथवा इनको हिंदू कहा जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति किस मूल धातु से हुई है? तो किस मूल धातु से हुई है? विद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। विद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। अपने ध्यान बल से मंत्रों का प्रथम साक्षात्कार या दर्शन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे? उनको हम ऋषि कहा जाता था। वेदों के मंत्र दृष्टाओं की संख्या कितनी है? लगभग 300। अब नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का विषय क्या है? तो ऋग्वेद से हमें क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और यजुर्वेद का विषय क्या है? कर्म का उपदेश उसमें दिया गया है। सामदेव का विषय क्या है? उपासना। और अथर्ववेद का विषय क्या है? विज्ञान। अथर्ववेद का विषय क्या है? विज्ञान। अब नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा कहलाता है? धनुर्वेद। और सामवेद का कौन सा है? गंधर्व वेद कहलाता है। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद इसका उपवेद कहलाता है। वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए? वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए हैं? उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, क्योंकि वेदों की भाषा क्या है? काफी कठिन है, लेकिन उनको जो सरलता से समझाने और उनकी व्याख्या किन ग्रंथों में की गई है? ब्राह्मण ग्रंथ जो ग्रंथ है उनमें इनकी व्याख्या की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो है, कौन कौन से? ऐत्रेय व सांख्यायन। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? साम व तंडय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का कौन सा है? गोपत इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? कौन से हैं? तैत्तिरीय व शतपथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वैदिक यज्ञों का विधान किससे में वर्णित है? वैदिक यज्ञों का विधान किस में है? सूत्र ग्रंथों में। कुल वेदांग कितने हैं? अब वेदांग कितने हैं? 6। आर्यों को भारत के बाहर से आने कर बसने वाला किस इतिहासकार ने माना? यानी इतिहासकार क्या है? बाहर के थे, भारत के नहीं थे कि, तो इन्होंने किसने माना है? मैक्स मुलर ने। और यही क्या है? सर्वाधिक जो मान्य मत है कि आर्य क्या थे? बाहरी जाति थी। वैदिक धर्म में श्रेष्ठ कर्म किसे कहा गया है? तो वैदिक धर्म में श्रेष्ठ कर्म किसको कहा है? जो यज्ञ करते हैं उसको श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। यज्ञ के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। जो आर्य थे वो यज्ञ करते थे, तो वो 2 प्रकार के थे। कौन से? नित्य यानी जो प्रतिदिन, और नैमित्तिक यानी जो नियम से किए जाते थे। नित्य यज्ञों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नृत्य यज्ञ। ये कौन कौन से यज्ञ आ गए जो नित्य किए जाते हैं? मानव कल्याण हेतु कार्य को किस यज्ञ में शामिल किया गया? यानी मानव के कल्याण के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? जो नृत्यज्ञ यज्ञ है उसको किया जाता है। किसी व्यष्टि या समष्टि द्वारा किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किए जाने वाला यज्ञ क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? नैमित्तिक यज्ञ इसको बोला जाता है। यानी में किसी कार्य की सिद्धि करनी है तो उसके लिए हम कौन सा यज्ञ करेंगे? नैमित्तिक यज्ञ का आयोजन करेंगे। वेदों में व्यक्ति के जीवन को 100 वर्षों में मानकर कितने आश्रमों में विभाजित किया गया है? यानी टोटल मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी है, तो उसको 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यानी पहले हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्या है? विद्या अध्ययन करेंगे, और बाद में गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, और बाद में हम क्या करेंगे? संन्यास ले लेंगे। तो ये 4 इसके अंदर बताए गए हैं। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो लोथल है, जो लोथल पुरातात्विक स्थल है वो किस नदी के किनारे है और कहाँ स्थित है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषणी। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। अब उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति का जो केंद्र था वो कहाँ था? गंगा यमुना जो दोआब का क्षेत्र, जब 2 नदियों के जो बीच का स्थान होता है तो उसको क्या बोला जाता है? दोआब। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। गीता क्या है? तो गीता महाभारत का एक भाग है। अब नेक्स्ट है कि वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कौन सा है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में ये गायत्री मंत्र संकलित है। ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई थी? कितने साल पहले? लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? तो उनको हम सूक्त के नाम से जानते हैं। अब सूक्त का क्या अर्थ होता है? कि अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का तात्पर्य क्या है? कि अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद के सूक्तों में कितने प्रकार के देवताओं का उल्लेख मुख्यतः हुआ है? ऋग्वेद में कितने? 3। अग्नि, इंद्र और सोम। प्रमुख रूप से ये क्या थे? ऋग्वेदिक काल के ये देवता माने जाते हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम।
ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? ऋग्वेद की जो भाषा थी संस्कृत थी, लेकिन कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत, प्राक संस्कृत। इससे क्योंकि तभी तो ये हार्ड थे, पढ़े नहीं जाए, वैदिक संस्कृत बहुत कठिन होती है। तो बाद में इसी के लिए किसकी रचना की थी? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो किस भाषा परिवार का? भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार में कौन कौन से आते हैं? भारत और जो यूरोपीय परिवार इसमें शामिल है। दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस भाषा परिवार का हिस्सा? जो संस्कृत है वो किसका है? भारोपीय का। और दक्षिण भारत में बोली जाती है वो द्रविड़ भाषा परिवार का। पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस भाषा परिवार का हिस्सा है? किसका है? तिब्बत ब्रह्मा भाषा परिवार का यह हिस्सा है। झारखंड व मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस भाषा परिवार का हिस्सा है? जो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का क्या है? हिस्सा है। अब नेक्स्ट है कि कश्मीर से प्राप्त ऋग्वेद की पांडुलिपि किस वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी? जो कश्मीर से ऋग्वेद की पांडुलिपि मिली है तो भूर्ज वृक्ष पर लिखी गई है। ऋग्वेद के रचयिता स्वयं को क्या मानते थे? क्या मानते थे? आर्य। तो स्वयं को क्या कहते थे? कि हम आर्य हैं। वैदिक काल में विरोधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विरोधियों के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? यानी महापाषाण, इसमें कब्रों के बारे में वर्णन किया गया है, तो वो 300 वर्ष पहले बनाने की यह क्या थी? प्रथा प्रारंभ हुई थी। चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक है, और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित यह ग्रंथ है। वेदों की रचना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो वेदों की रचना का प्रारंभ कब से माना जाता है? 3500 वर्ष पहले से इसकी रचना का कार्य प्रारंभ हुआ था। अब उत्तर वैदिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? उत्तर वैदिक ग्रंथ है 3, टोटल जो वेद कितने हैं? 4। तो जो 3 है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक ग्रंथ माना जाता है। इनकी रचना बाद में हुई थी। सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। पुरोहितों द्वारा लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? कितने वर्णों में? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषकों द्वारा दिया जाने वाला फसल का 1/6 हिस्सा क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? जो हम कर देते थे उसका क्या कहा जाता था? उसको भाग बोला जाता था। अब नेक्स्ट है कि सरस्वती नदी को कितनी नदियों की माता माना गया है? कि जो सरस्वती नदी है जिसके किनारे क्या है? वेदों की रचना हुई है, तो उसको 6 नदियों की माता माना गया है। कितनी नदियों की? 6 नदियों की। वैदिक संस्कृति का जन्म किस नदी के किनारे हुआ? यानी जो वेदों की रचना हुई थी किसके किनारे हुई है? सरस्वती नदी के किनारे हुई है। अब नेक्स्ट है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सरस्वती नदी कहां से निकलती है? शिवालिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। कि अब नेक्स्ट है कि सरस्वती नदी किस स्थान पर समुद्र में विलीन होती है? तो कहां होती है? कच्छ की खाड़ी में यह विलीन हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी नगर सभ्यता में गढ़ किस दिशा में होते थे? जो गढ़ का निर्माण होता था वो किस दिशा में होते थे? तो गढ़ हमेशा पश्चिम दिशा में होते थे। गढ़ का निर्माण किस दिशा में होता था? पश्चिम दिशा में इनका निर्माण किया जाता था। और वर्तमान में जो सभ्यता है वो उसमें क्या है कि पूर्व, क्योंकि अमेरिका वगैरह ये कहाँ है? पूर्व में। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके जो गढ़ का निर्माण कहाँ करते थे? पश्चिम में। अब नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रयुक्त ईंटों का अनुपात। अब ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1 में ये ईंटें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के किस सभ्यता स्थल पर लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले? लकड़ी की नालियों के अवशेष कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। यानी नालियां बनी हुई थी और उन पर लकड़ी की बनी हुई थी और उनको ऊपर से ढका हुआ भी जाता था। अब नेक्स्ट है सिंधु घाटी के किस स्थल पर लकड़ी की नालियां कहां से मिली है? कालीबंगा से। अब विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में पानी के रिसाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? जिप्सम व बिटुमिन का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल पर विशाल बंदरगाह है? बंदरगाह कहां मिला है? लोथल। लोथल कहां है? गुजरात में। अब नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? तो खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ की फसल का वो उत्पादन करते थे। किसके लिए? खाद्य सामग्री के लिए।
सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में उगाई जाने वाली कपास के लिए यूनानियों ने किसका प्रयोग किया? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी खेती की जाती थी? कपास की। तो यूनानी ने इसके लिए किसका प्रयोग किया था? सिंडन का। तो तभी तो बाद में सिंडन, सिंधु ऐसे करके बाद में हिंदू यानी हिंदुस्तान इसका नाम भारत का बना था। कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा में। अब की नेक्स्ट है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता किस युग की मानी जाती है? यह किस युग की मानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता। जो सिंधुवासी थे इनको क्या था? लोहे का ज्ञान नहीं था। जो लेकिन वैदिक सभ्यता आई थी तो वहां उनको लोहे का ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो यह कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और क्वेश्चन क्या आता है कि इतिहास की शुरुआत, कि इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? तो इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या आधुनिक सभ्यता। तो इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद क्या आती है? वैदिक सभ्यता। और यह कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अब नेक्स्ट है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन सतलों से मनके बनाने का कारखाने, मनके बनाने के कारखाने चहुंदड़ो व लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन सतलों से सीप उद्योग, यानी सीप का एक स्केल मिला है जिसको फुट्टा बोलते हैं, तो वो लोथल व बालाकोट, ये क्या है? सीप उद्योग के यहां से प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? मेलुआ। किस शब्द का प्रयोग किया है? मेलुआ शब्द का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल की इकाई किस अनुपात में होती? तो किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में यह इकाई थी। अब नेक्स्ट है कि अग्निवेदियां, अग्निवेदियां कहां से मिली है? राखी गढ़ी से। अब नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी जो इमारत, सबसे बड़ी क्या मिली थी? वृहतवान स्नानागार मिले थे। अब नेक्स्ट है कि मरण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की मोहर कहां से मिली है? मरण पट्टिका कहां से मिली है? कालीबंगा से। अब नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से ये मिले हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? तो यह भाव चित्रात्मक लिपि है। और हड़प्पा कालीन मोहरों का कौन सा आकार सर्वाधिक प्रचलित है? यानी जो वर्ग के आकार की थी, यानी चारों तरफ से एकदम बराबर, तो वो क्या थी? सर्वाधिक प्रचलित थी। अब ऋग्वेद कालीन नदियां, ये जो 6 क्लास की बुक है हमारे पहले जो लगती थी उसमें ये दे रखा है। तो ये प्राचीन नाम और इनके वर्तमान: कुंभा काबुल, कुर्मदा कुर्रम, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, सिंधु किस का वर्तमान नाम? सिंध नदी, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाव, पुरुषनी रावी, विपाशा जो वर्तमान में अपनी व्यास नदी है, सतुद्री सतलज और दृष्टदती सरस्वती नदी का प्राचीनतम नाम है। अब नेक्स्ट है कि वैदिक संस्कृति में कितने संस्कारों का प्रावधान किया गया? तो कितने संस्कार? 16 संस्कार। वैदिक संस्कृति के अनुसार विद्याध्ययन प्रारंभ करने की योग्यता के रूप में किया गया संस्कार, यानी विद्याध्ययन प्रारंभ करने से पहले कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयन अथवा यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था। वैदिक संस्कृति का 16वां संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि। एकमात्र ये जो संस्कार है जो व्यक्ति के मरने के बाद संपन्न किया जाता है। अंत्येष्टि यानी मरने के बाद जो हम इसका दाह संस्कार करते हैं, वो एकमात्र संस्कार की व्यक्ति के मरने के बाद। वैदिक संस्कृति का पहला संस्कार कौन सा है? पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान, यानी जो बालक सबसे पहले क्या है? माता के जो गर्भ में आता है वो पहला संस्कार है। वैदिक धर्म में स्त्री को क्या माना गया है? स्त्री को क्या माना गया है? शक्ति माना गया है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? तो कौन से हैं? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और उसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 इसके क्या है? सूक्त है। अब नेक्स्ट है कि प्रत्येक वेद को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? 4। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। यानी प्रत्येक वेद को 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद की रचना किससे की गई है? किसमें की गई है? ये छंदों में इसकी रचना की गई है। अब नेक्स्ट है कि यज्ञों से संबंधित जानकारी किससे मिलती है? यज्ञों से संबंधित यजुर्वेद में।
सॉरी, आगे है कि आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री का संकलन, यानी जो गायन से संबंधित, किसमें? सामवेद में। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि में। अब यज्ञों से संबंधित मंत्र किसमें है? यजुर्वेद में। और जो गायन सामग्री है वो किसमें है? सामवेद में। और अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि ने। किस वेद में औषधि प्रयोग, ब्रह्मा ज्ञान, शत्रुओं का दमन और तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? अथर्ववेद में इसका प्रयोग किया गया है। यानी तंत्र मंत्र, जादू टोना किसमें? अथर्ववेद में। यज्ञ व कर्म कांडों पर के आधार पर रचित साहित्य क्या कहलाता है? यज्ञ और कर्म कांड किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। दार्शनिक विषयों के वर्णन युक्त ग्रंथ जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई, यानी जो वनों में ग्रंथ लिखे गए उनको क्या कहा जाता है? आरण्यक ग्रंथ बोला जाता है। जंगल को भी क्या बोला जाता है? आरण्य बोला जाता है। तो जो जिसकी रचना ऋषि मुनियों ने जंगलों में की थी उसको क्या कहा जाता है? आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। गूढ़ विषयों व नैतिक आचरण के नियमों की जानकारी किससे मिलती है? उपनिषदों में क्या है? जो गूढ़ विषय और नैतिक आचरण के जो नियम है वो धार्मिक साहित्य है। कौन से? उपनिषद से हमें इनकी जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसकी रचना की थी? वेदांगों की रचना की थी। अब नेक्स्ट है वेदांग साहित्य के कितने भाग? वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद व ज्योतिष। ये कितने हैं? क्या है? वेदांग। कितने? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हैं? 18। मार्कंडेय, ब्राह्मण, विष्णु, वायु, भागवत आदि किसके भाग है? ये पुराणों के भाग। पुराण कितने हैं? टोटल 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? जो मत्स्य पुराण है वो सर्वाधिक प्राचीन है। अब नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? आर्यों को वैदिक साहित्य का निर्माता माना जाता है। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो किसमें? संस्कृत में। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो कितने का? तो 21 नदियों का इसमें उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में पश्चिम में किस नदी का वर्णन मिलता है? पश्चिम में कौन सी? कुंभा, जिसका क्या नाम है? काबुल, वर्तमान नाम कुंभा, काबुल। सबसे प्राचीन लिपि किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्रह्मी लिपि को सर्वाधिक प्राचीन लिपि माना जाता है। वैदिक साहित्य में वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। वैदिक साहित्य में वेदों को क्या कहा है? अपौरुषेय। सामवेद में कितने मंत्रों का उल्लेख है? सामवेद में जो वेद है कौन सा? सामवेद, उसमें टोटल कितने मंत्र है? 1801 मंत्र। अंतिम वेद, अथर्ववेद का अंतिम अध्याय कौन सा है? तो कौन सा है? ईशोपनिषद इसका अंतिम अध्याय है। अब नेक्स्ट है कि पुराणों का रचयिता किसे माना जाता है? जो पुराणों का रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रसर्वा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराणों के अतिरिक्त कितने उपपुराण है? पुराणों के अतिरिक्त उपपुराण कितने हैं? 29। पुराणों में कितने प्रकार के कला सूत्र दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? 3। कौन कौन से? श्रोत सूत्र, ग्रहया सूत्र और धर्म सूत्र। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन सी थी? कुल, यानी जो सबसे छोटी इकाई थी कुल। उसके बाद और वैदिक काल में सबसे बड़ी क्या आ गया? राष्ट्र। और इसका क्रम देखो कि वैदिक काल के राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम। तो सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्र, उसके बाद जन, जो महाजनपद, फिर विश्व यानी जो वर्तमान में क्या है? जिले, फिर ग्राम और लास्ट में जो कुल यानी हमारे परिवार। फिर से देखें कि अवरोही क्रम में राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम व कुल। वैदिक काल में कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुलूप कहलाता। क्या कहलाता था? कुलूप। और जो ग्राम का मुखिया उसको हम क्या कहते थे? ग्रामणी। और जन का मुखिया क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। कुल का कुलूप, ग्राम का ग्रामणी और जन का मुखिया गोप कहलाता था। वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? तो इसको बलिहत इसको बोला जाता था। ऋग्वेद में किस महत्वपूर्ण युद्ध का उल्लेख है? 10 राज्य युद्ध का इसमें उल्लेख है। 10 राज्य
युद्ध का विजेता कौन था? तो इसका विजेता कौन था? भरत जन के राजा सुदास इस युद्ध में क्या हुए थे? विजयी हुए थे। 10 रागे युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यह पुरुषनी और वर्तमान जो रावी नदी है उसके किनारे लड़ा गया था। और इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? कि विश्वामित्र थे, उनको क्या था? पुरोहित के पद से हटा दिया गया था। इस कारण यह युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन रहा था? तो भरत जन के राजा कौन थे? सुदास थे। और उसके सामने कितने राजाओं ने युद्ध किया था? 10 राजाओं ने युद्ध किया था। और लेकिन विजय कौन हुआ था? भरत जन के राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे। अब नेक्स्ट है कि महाभारत काल में मंत्री परिषद के कितने विभाग यानी कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ थे। कितने तीर्थ थे? 18। अब नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? क्वेश्चन जब 2018 में जब रीट हुई थी तो उसमें यह क्वेश्चन आया था कि किससे? बौद्ध ग्रंथ से महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो किससे? अगुंतर निकाय से। तो कितने हैं? 16। 16 कितने जनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है? 16 जनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। अब नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। उसमें कहा है कि मुख से तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, जंगा से और पैरों से किसकी है? शूद्र की उत्पत्ति है। तो इसमें क्या है? वर्ण व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था को किससे उत्पन्न मानना है? किससे मानना है? जो परम पुरुष यानी उनके मुख से, पैर से, जंगा से इनकी उत्पत्ति माननी है, भुजाओं से भी। और जो ऋग्वेदिक काल था उसमें क्या था? जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? जन्म पर न होकर कर्म पर आधारित थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें धीरे धीरे किस पे आधारित हो गई? वर्तमान समय में भी जो जाति प्रथा है वो जन्म के आधार पर होगी, न कि कर्म के आधार पर। यानी कि अगर कुम्हार का बेटा है तो वो क्या है? कुम्हार का ही काम करेगा, बर्तन बनाएगा। सुनार है तो वो क्या है? सोने का कार्य करेगा। तो अब किस पे हो गई है? जन्म के आधार पर। लेकिन पहले ये किस पे आधारित थी? कर्म के आधार पर। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? व्यवसाय था, यानी व्यवसाय था। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता था। अब नेक्स्ट है कि किस काल में व्यवसाय को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता समाज में थी? तो किस में थी? वैदिक काल में। यानी जो वैदिक काल में जो जाति प्रथा थी वो किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर, न कि जन्म के आधार पर। यानी कि ब्राह्मण का बेटा है तो जरूर थोड़ा वो पंडित बनेगा, वो युद्ध भी कर सकता है, अन्य कार्य भी कर सकता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में व्यक्ति के ज्ञान को उसके जन्म से अधिक महत्वपूर्ण माना है? यानी व्यक्ति का जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो वो ज्ञानी होगा, लेकिन क्या है कि ज्ञान व्यक्ति के जन्म से अधिक उसके किसको महत्वपूर्ण माना है? ज्ञान को। तो कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह बात कही गई है। किसके काल में वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई थी? किसके काल में? जो गौतम बुद्ध के काल आया था उसमें यह विकृत होती चली गई थी। उपनिषदों में मुख्यतः कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? कितने आश्रमों का? 3। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख इसमें किया गया है। धर्मसूत्र साहित्य के आधार पर मानव जीवन को कितने आश्रमों में विभक्त किया गया है? कितने में? 4 में। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। अब नेक्स्ट है कि भारतीय मनीषियों ने मानवों के कितने ऋणों की व्यवस्था की है? अब कितने ऋण है? क्या? 3। कौन कौन से? देव, ऋषि और पितर ऋण। 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। वैदिक संहिता में परिवार के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? परिवार के स्थान पर किसका किया है? कुटुंब का। और सबसे छोटी इकाई भी क्या थी? कुल थी। धार्मिक शास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का प्रावधान है? कितने प्रकार का? 8 विवाह। उसमें से जो 4 है वो प्रतिष्ठित है। अब कितने प्रकार के विवाहों को भारतीय समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है? कितने के? 4। टोटल कितने विवाह है? 8। इसमें ब्रह्मा, देव, आर्य व प्रजापत्य जो विवाह है ये मान्य है। नेक्स्ट इसमें असुर विवाह भी आता है, ऐसे कई इसमें विवाह के नाम है। वैदिक कालीन सभी देवी देवताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? 3। कौन कौन से? स्वर्गवासी, पार्थिव व वायुमंडलीय। ये कितने हैं? 3। ऋग्वेद में नहरों को क्या कहा गया है? नहरों को क्या कहा गया है? कुल्लाए कहा गया है। अब नेक्स्ट है कि वैदिक काल में कपड़ा बुनने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में किसका किया जाता था? वे नाम का एक धातु था, उसका प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में कपड़ा बुनने को क्या कहा जाता था? कपड़ा बुनने को क्या कहा जाता था? व्यन बोला जाता था। और बुने हुए कपड़े को क्या कहा जाता था? व्ययून। यानी जो धातु कौन सा हो गया? व्यय। बुनने का जो कार्य करता था वो क्या हो गया? व्यन। और बुने हुए कपड़ों को क्या बोला जाता था? व्ययून बोला जाता था।
वैदिक काल में धागे या सूत्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? किसका? तंतु का। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में करघे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किसका? तंत्र का। ऋग्वेद में चिकित्सक अथवा वेद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किसका? भिषक शब्द का प्रयोग मिलता है। किसके लिए? चिकित्सक या जो डॉक्टर होता है उसके क्या बोला जाता है? भिषक। भारतीय परंपरा अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान किसे दिया था? किसके दिया था? दक्ष एवं भास्कर को। आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? दक्ष व भास्कर को। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? अश्विनी कुमारों को। किसको दिया? अश्विनी कुमारों को। आयुर्वेद किसके उपदेश के उपवेद के रूप में जाना जाता है? ये जो आयुर्वेद है वो किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? वैशेषिक दर्शन किसका है? कणाद का। अब नेक्स्ट है कि लौह स्तंभ कहां पर स्थित है? तो लौह स्तंभ कहां है? मेहरौली, दिल्ली में यह स्थित है। भारतीय दर्शन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? उपनिषद साहित्य को भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। किस वेद में पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार किया है? माता किस में बोला गया है? अथर्ववेद में। अब नेक्स्ट है तो विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व शुरुआत इसकी हुई थी। अब नेक्स्ट है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषणी। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा? गंगा यमुना दो आब का जो केंद्र है। अब नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का पुराना जो मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये क्या कहलाए थे? गौतम बुद्ध कहलाए थे। सिद्धार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गौतम। क्यों? क्योंकि इनकी जो माता, इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी माता गौतमी जो सौतेली माता थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। बुद्ध का संबंध किस गण से है? बुद्ध किस गण से थे? सांख्य गण से। अब नेक्स्ट ये आ गया कि बौद्ध धर्म जो अपने टॉपिक है बौद्ध और जैन धर्म, उसके ये क्वेश्चन आंसर। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस ज्ञान कहाँ हुई थी? बोध गया में और पीपल के पेड़ के नीचे। और जो बौद्ध धर्म में भी क्या है? पीपल के वृक्ष को पवित्र माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा भी ये बनाती है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और भगवान बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? जो सारनाथ स्थान पर अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी है? किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि गुरु के समीप बैठना। भारतीय दर्शन की वैशेषिक पद्धति की स्थापना, वैशेषिक पद्धति कणाद ऋषि ने। अब न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने। सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल मुनि ने। और योग पद्धति किसकी थी? पतंजलि की। और पूर्व मीमांसा किसकी है? जैमिनी की। और उत्तर मीमांसा किसकी है? बादरायण या व्यास की। तो ये हमारे कितने हैं? 6 ये दर्शन है। कौन कौन से? वैशेषिक का गया कणाद। न्याय कौन करता है? न्याय कपिल मुनि, सांख्य। और योग कौन आ गया? पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी की और उत्तर मीमांसा व्यास की। और भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां? कितनी पद्धति? 6। अब नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? किसने की थी? पाणिनि ने। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें वह अंतिम तीर्थकर कौन थे? कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी किस संघ से संबंधित थे? किस संघ थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से संबंधित थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में ग्रह का त्याग किया था? कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह का त्याग कर दिया था। और अपने भाई नंद की आज्ञा से कह के आज्ञा लेके महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं किस में दी थी? प्राकृत भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षाएं दी थी, क्योंकि जो बोलचाल की भाषा उस समय क्या थी? प्राकृत थी। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई है? कहाँ लिखी गई है? गुजरात के बल्लभी से। अब नेक्स्ट है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम है, तो नियमों का किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है? विनय पिटक में इनका उल्लेख किया गया है।
बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए शरण स्थल क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षु जहां रहते थे वो क्या कहलाते थे? विहार बोला जाता था। और चैत्य क्या थे? पूजा स्थल। हिंदू धर्म में कितने प्रकार के आश्रम? 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथों का उल्लेख काल को जो लेखन काल है वो कौन सा है? 1500 वर्ष पूर्व इनके क्या है? रचना की गई थी। किसकी? जैन ग्रंथों। अब जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र, उसमें 16 जो जनपद है उनका उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट है कि बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है सर्वाधिक प्राचीन? त्रिपिटक। कौन सा माना जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। अब 3 पिटक किस? त्रिपिटक। अब क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिपिटक कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं व तत्कालीन सामाजिक आर्थिक पक्षों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? जब गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो कहां है? जातक ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट है कि बौद्ध साहित्य में जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 549 है। टोटल जातक ग्रंथ कितने हैं? 549। और जातक ग्रंथों में क्या है? भगवान जो बुद्ध है उनके पूर्व जन्म की गाथाएं इसमें लिखी गई है। किस बौद्ध ग्रंथ में सिंहल द्वीप यानी वर्तमान श्रीलंका का इतिहास वर्णित है? किसमें? दीपवंश व महावंश में किसका उल्लेख है? जो बौद्ध धर्म का इतिहास इस इन ग्रंथों में मिलता है। और ये ग्रंथ कहां के हैं? श्रीलंका के। यूनानी आक्रमणकारी कौन? मिनेंडर व बौद्ध भिक्षुक नागसेन के वार्तालाप का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? किससे? मिलिंद पन्हो से मिलता है। किस किस का वार्तालाप है? यूनानी जो राजा था मिनेंडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन का जो वार्तालाप है। अब नेक्स्ट है प्राचीन बौद्ध साहित्यों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। लेकिन जो ये उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा में ये अपने उपदेश देते थे। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर कौन सा है? महावस्तु। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित करते हुए उनके अद्भुत कार्यों का उल्लेख, यानी उनको क्या है? देवीय शक्ति प्रदान कर दी कि वो क्या है? एक देवता है। तो इसका उल्लेख किसमें है? ललित विस्तार जो ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख है। अब नेक्स्ट है कि जैन साहित्य में प्रमुख रचना कौन सी है? तो जैन साहित्य की कौन सी है? आगम। नेक्स्ट है कि भद्रभाहु चरित में किस मौर्य शासक के साथ जैन मुनि भद्रभाहु का संवाद संकलित है? भद्रभाहु का जो संवाद है वो किसके साथ है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। नेक्स्ट है कि जैन धर्म की उत्पत्ति संस्कृति के किस शब्द से हुई है? जीन का यानी इंद्रियों को जीतने वाला। अब नेक्स्ट है पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? काशी नरेश अश्वसेन के। पार्श्वनाथ की माता कौन थी? पार्श्वनाथ की माता कौन थी? वामा। पार्श्वनाथ को किस स्थान पर केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? कहां हुआ था? जो पार्श्वनाथ थे उनको सम्मेद पर्वत पर केवल्य यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वाले को क्या कहा गया था? निग्रंथ कहा गया था। पार्श्वनाथ ने किस चातुर्मास धर्म का प्रतिपादन किया? किसका? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं अस्त्य। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? महावीर स्वामी कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर है। अब नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कहां हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था 599 ईस्वी पूर्व। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ। लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी को किस स्थान पर केवल्य यानी जो ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस पे हुआ था? रिजुपालिका ग्राम के पास साल वृक्ष के नीचे इनको क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट है कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? किन ग्रंथों से? आगम साहित्य से यह प्राप्त होती है। महावीर स्वामी ने किन स्थान पर 2 दिन के लगातार उपवास व प्रवचन के बाद शरीर का त्याग किया? कहाँ किया? पावापुरी में। और जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कहा किया था? कुशीनगर में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और महावीर स्वामी की कहाँ हुई है? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की दीक्षाओं में किसे जोड़कर पंच महाव्रत
धर्म का प्रतिपादन किया था। यानी 4 तो पहले महाव्रत पहले थे, लेकिन जो 5वां था कौन सा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वो किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है, 12, और ये किस धर्म के हैं, जैन धर्म के। आगम ग्रंथों को शास्त्रीय भाषा में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, द्वादशांशी स्वांगी बोला गया है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन है, कितने, 3, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये कितने साधन है, 3। नेक्स्ट है कि कालांतर में जैन धर्म कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया, जैन धर्म भी विभाजित हो गया और बौद्ध धर्म थी। जैन धर्म किस में आ गया था, श्वेतांबर व दिगंबर 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला पर्वत पर किसकी मूर्ति दर्शकों के लिए आश्चर्य का केंद्र है। श्रवण गोलबेला कहाँ है, कर्नाटक में, तो यहाँ किसकी जो मूर्ति आश्चर्य के केंद्र है, बाहुबली की। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किसने की थी, बौद्ध धर्म की किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में, और मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, क्या नाम था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था, महामाया और सुदोधन, क्या नाम था, महामाया तथा सुदोधन। लेकिन महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था, गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में विवाह किसके साथ हो गया था, यशोधरा के साथ। और जो सिद्धार्थ, यानी जो महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ, और इनका पुत्र का क्या नाम था, राहुल। और महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाती है, महाभिनिशीकरण इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को उरुवेला बोध गया में नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है कि जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहा गया, क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया, कहां पर दिया था, सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपने 5 साथियों को धर्म के रूप में दीक्षा देने की घटना क्या कहलाई, क्या कहलाई, धर्म चक्कर परिवर्तन। अब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागे, यानी इनकी मृत्यु कहां हुई थी, कुशीनगर में, और महावीर की कहां हुई थी, पावापुरी में। बुद्ध द्वारा शरीर त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। निर्वाण यानी मुक्ति होगी, यानी भगवान जो बुद्ध ने शरीर अपना त्यागा था तो वो घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व। अब बौद्ध धर्म की आधारशिला कितने आर्य सत्य, इन्होंने 4 आर्य सत्य माने, क्या, कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, ये 4 इन्होंने आर्य सत्य, 4 इनके जो आधारशील सिद्धांत है आर्य सत्य। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग क्या कहलाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मध्य मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण त्रिरत्न कौन से हैं, कौन, अब त्रिरत्न किसमें है, बौद्ध धर्म में कौन कौन से, सील समाधि व प्रज्ञा। त्रिरत्न कौन से, सील समाधि व प्रज्ञा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के कौन से सिद्धांत पंचशील कहलाए। अब कौन से सिद्धांत है जो पंचशील है, अहिंसा, असत्य, सत्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। और जो ब्रह्मचर्य वो किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था। बौद्ध धर्म का जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। ये सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण यानी हमें मोक्ष की क्या है, प्राप्ति हो जाए। किन सम्राटों ने अपने राज्य का धर्म बौद्ध धर्म घोषित किया था, किसने किया था, अशोक, मिनेडर व कनिष्क ने। कनिष्क ने भी क्या है, कलिंग युद्ध के बाद क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया, बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो अशोक, मिनेडर और कनिष्क ये इन्होंने सबने क्या है, बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा का समय भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था। चीनी यात्री जब आया था ह्वेनसांग तो कहाँ गया था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो क्या था, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब तक टोटल 4 क्या है, बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, अजात शत्रु। इसकी ट्रिक है ए क, यानी जब
पहली किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु में। कहाँ हुई थी? इसका आयोजन का स्थल क्या नाम है? राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। और पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। यानी जो पहली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? मगध सम्राट अजातशत्रु। स्थान का नाम आए तो राजगृह आता है, लेकिन कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी जो गुफा है वहां हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? आनंद ने किया था। विनय पिटक का संकलन किसने किया था? उपाली ने। अब नेक्स्ट आ गया कि बौद्ध धर्म। पहली प्रथम संगति आ गई। अब दूसरी बौद्ध संगति। बुद्ध संगति किसने की थी? किसके समय में आयोजित हुई थी? कालाशोक के। कहाँ हुई थी? वैशाली में। अब तृतीय बौद्ध संगति आयोजन पाटलिपुत्र के समय किसके समय हुई थी? अशोक के समय। चौथी किसके समय? कनिष्क के समय। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक के समय और चौथी किसके समय? कनिष्क के समय। बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांतों को किन भाषाओं में लिपिबद्ध किया गया? पाली व स्थानीय भाषा में। बौद्ध धर्म के जो उपदेश है वो किस भाषा में है? पाली भाषा में। नेक्स्ट है कि संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? प्रजापति गौतमी। गौतमी कौन थी? जिसने भगवान जो बुद्ध थे उनका जो पालन पोषण किया था, वह प्रथम महिला थी जिसने संघ में प्रवेश दिया था। और जो आनंद था इनका शिष्य, उसने कहा था कि भी आप क्या है, महिलाओं को इसमें प्रवेश दो। कहाँ? बिहार में, संघ में। और तब उस समय गौतम भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने क्या कहा था कि आनंद, अब ये जो बौद्ध धर्म है वो 500 वर्षों से अधिक नहीं टिक पाएगा। यानी उसके बाद क्या है? बौद्ध धर्म का पतन होना प्रारंभ हो गया था। अब नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो कौन सी भाषा है? पाली भाषा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु कितनी संगतियों का आयोजन? कितनी संगति? 4। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कौन सी? कनिष्क के समय। संगति का अर्थ क्या आता है? साथ साथ गाना। यानी ये संगति का अर्थ क्या था? साथ साथ गाना। अब ये जो संगतियां थी इनका ये पूरा डिटेल इसमें दे रखी है। प्रथम संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। कब हुई थी? 483। किसके समय? अजातशत्रु के। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या क्या हुआ था कि बौद्ध परंपरा के अनुसार परिनिर्वाण के अनंतर ही राजगृह में प्रथम संगति का आयोजन किया। उसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को पिटकों क्या होती है? यानी पिटारी होती है, तो विनय व सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। यानी इस समय जो 2 धर्म ग्रंथ है, कौन कौन से? विनय और सुत्त पिटक का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसके समय? कालाशोक में। कब हुई थी? 383। पहली के पूरी 100 साल बाद। और इसका जो अध्यक्ष कौन था? साबक मीर। यह संगति वैशाली के भिक्षुओं के द्वारा प्रचारित 10 वस्तुओं के निर्णय के लिए हुई थी। और इसी दौरान जो बौद्ध संघ का क्या है? 2 भागों, कौन कौन से? सत्तावीर और महासंघिक में विभाजन हो गया था। यानी दूसरी में क्या हो गया था? विभाजन, यानी 2 भागों में बंट गई थी। और ये किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय। कहाँ हुई थी? वैशाली में। अब तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व, अशोक के समय। और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तीस। और इसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म संघ के दोनों शाखाओं के मध्य जो मतभेद को मिटाने का प्रयास किया गया था। और जो अधिगम पिटक है, जो तीसरा पिटक है, उसकी रचना किस में हुई थी? तीसरे में। पहले में किसकी हो गई थी? विनय पिटक और सुत्त पिटक में की रचनाएं की गई थी। और तीसरा अधिगम पिटक की कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति। किसके समय आयोजित हुई थी? अशोक के। अब चतुर्थ कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। किसके समय? कनिष्क के समय। और इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कि बौद्ध धर्म एक बार फिर 2 शाखाओं में बंट गया। पहले तो किस में बंटा था? सत्तावीर व महासंघिक में। और अब किस में बंट गया? कि हीनयान और महायान शाखा में यह विभाजित हो गया था। किसके समय? कनिष्क के समय। और कनिष्क ने जो इसका महायान शाखा का समर्थन किया था। अब नेक्स्ट है कि महाजनपद। अब महाजनपद जनों का अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान, जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह क्या कहलाता था? जनपद कहलाता था। करीब 2500 साल पहले छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर क्या बना लिए गए थे? महाजनपदों का निर्माण हुआ था। इन महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। और 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में इनका उल्लेख मिलता है। अब 16 महाजनपद। अब अंग
अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और यह महाजनपद कहाँ है? बिहार के मुंगेर, भागलपुर जिलों में विस्तृत था। 2018 में जब रीट हुई थी तो इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये कि भी 16 महाजनपदों का कहाँ मिलता है? अगुंतर निकाय में। और 2 जो जनपद थे उनकी राजधानियों का बारे में उसमें पूछा गया था। तो अंग जनपद की राजधानी क्या है? चंपा। अब ये चंपा कहाँ है? यह महाजनपद बिहार के मुंगेर, भागलपुर जिलों में विस्तृत था। मगध व अंग के मध्य कौन सी नदी बहती है? चंपा नदी बहती थी। अंग व मगध के मध्य निरंतर संघर्ष होता था। अंत में यह मगध में विलीन हो गया। यानी अंग बाद में किसका भाग बन गया? मगध का। और जो 16 महाजनपद में उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा था? मगधी था। नेक्स्ट है कि मगध पाटलिपुत्र। इस महाजनपद का अधिकार क्षेत्र आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भू प्रदेश का था। अब मगध कहाँ है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। और ये भी क्या है? वर्तमान जो बिहार और पटना के आसपास का क्षेत्र है। और इसकी 2 राजधानियां थी। प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज। और बाद में राजगृह और लास्ट में क्या बनाई गई थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनाई गई थी। और बुद्ध के जो समय में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। कौन सा? मगध। और जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है काशी वाराणसी। इसका विस्तार कहाँ है? वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जो आसपास का क्षेत्र है वहां इसका विस्तार है। यह प्रारंभ में महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी चर्चा कहाँ मिलती है? बौद्ध जातक कथाओं में। जातक कथाएं कौन सी है? जो बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म की जो गाथाएं हैं वो कौन सी है? जातक ग्रंथों में। तो काशी क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसका उल्लेख किसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जातक जो ग्रंथ है उनमें मिलती है। और महाजनपद काल के अंत में होते होते यह कौशल महाजनपद में विलीन हो गया। अंग किस में हुआ था? मगध में। और काशी किस में हो गया? कौशल में। अब नेक्स्ट है कि कौशल श्रावस्ती। इस महाजनपद इसकी राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। और इस महाजनपद का भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में, यानी कौशल का कहाँ है? जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है। रामायण में इसकी राजधानी क्या बताई गई है? अयोध्या। और प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ, राम आदि ये क्या थे? सूर्यवंशी राजाओं के ने इस पर शासन किया था। अब नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथों में श्रावस्ती को इसकी राजधानी बताया। किसकी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और लेकिन जो रामायण में इसकी राजधानी कौशल की राजधानी क्या बताई गई है? अयोध्या को, जहां राजा राम ने शासन किया था। बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली महाजनपदों में एक तो कौन सा आ गया? मगध। दूसरा कौन सा है? कौशल। अब नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी यानी वज्जी की राजधानी कौन सी है? वैशाली। अब वैशाली का विस्तार, इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक और बिहार में वैशाली के आसपास का क्षेत्र इसका क्या था? इसका विस्तार क्षेत्र था। पश्चिम में गंगा नदी इसकी सीमा बनाती है। किसकी? वज्जी संघ की। और पूर्व में संभवतः इसका विस्तार कोसी व महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों तक था। अब नेक्स्ट है कि यह एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों में बना हुआ था। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक शक्तिशाली गणराज्य था। कौन सा? वज्जी। जब अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण किया था तो भगवान बुद्ध से विमर्श करने के लिए अपने मंत्री को भेजा था कि भी मैं वहां आक्रमण कर रहा हूं तो भी मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा इनकी एकता है, अगर हम तुम उसकी एकता को अगर तोड़ सकते हो तब तक ये जिनकी अगर इनमें एकता कायम रहेगी तब तक तुम क्या है? वज्जी पर अधिकार नहीं कर सकते। मल कहाँ के? कुशीनारा पावा के। और जो यह गणराज्य 2 भागों में बटा है। मल कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। कौन सा? कुशीनारा और पावा, इसकी 2 राजधानियां होगी। एक भाग की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और दूसरे की क्या थी? पावा। मल के लोग अपने किसके लिए प्रसिद्ध थे? साहस व युद्ध प्रियता के लिए ये विख्यात थे। और मल राज्य अंततः किस में मिला दिया गया था? मगध में मिला गया। अंग भी किस में मिल गया था? मगध में। और मल भी किस में मिल गया? मगध में। नेक्स्ट है चेदी, जिसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। यह महाभारत आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में स्थित था। कौन? चेदी जो राज्य था। और इसकी राजधानी शक्तिमती को बौद्ध साक्ष्य में स्वतंत्रवती कहा गया है। और चेदी के लोगों का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका? चेदी जो महाजनपद है। महाभारत के
में यहाँ का राजा कौन था? शिशुपाल का उल्लेख मिलता है। और शिशुपाल का वध किसने किया था? जब भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध किया था, जिसके शासन काल में इस राज्य ने बहुत उन्नति की। किसने? चेदी ने। और इसी समय इस वंश की एक शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? कलिंग में। किसकी? जो चेदी जो राज्य था इसकी कहाँ हुई थी? कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। अब नेक्स्ट है कि वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आप सभी को ये इसके जो 16 महाजनपद इनकी राजधानियां याद होनी चाहिए, क्योंकि 2 बार ये क्या है, इनकी राजधानियां पूछी जा चुकी है। यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था। कौन सा? वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी और यह इलाहाबाद से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब नेक्स्ट है कि बुद्ध के काल में यह 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। कौन सा? वत्स। बुद्ध के समकालीन यहाँ के प्रतापी शासक उज्जैन की मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया। यानी मगध ने किसको हड़प लिया? वत्स को। अब नेक्स्ट है इंद्रप्रस्थ। कुरु। अब कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत में। हस्तिनापुर का इसका क्या है? एक नगर था। अब नेक्स्ट है कि कुरु इस महाजनपद का भू क्षेत्र आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश में विस्तृत था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ की स्मृति दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में सुरक्षित मिलती है। किसकी? जो इंद्रप्रस्थ की। और महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर राज्य का अहम नगर था। अब नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल की राजधानी अक्षत्रपुर, जिसको हम क्या, और इसकी एक अन्य राजधानी है कौंपिल्य। इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। यह 2 भागों उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौंपिल्य थी। अब नेक्स्ट है मत्स्य विराटनगर। 2018 में जो रीट हुई थी सेकंड लेवल एसएसटी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक आया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का और जैन ग्रंथ धर्म का कौन सा है? भगवती सूत्र। उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सभी जनपदों की क्या है? हमें राजधानियां याद होनी चाहिए। इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। किसका? जो मत्स्य जनपद है। और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे हम वर्तमान में क्या नाम से जानते हैं? विराटनगर। वहां क्या मिला है? भीम डूंगरी, मोती डूंगरी और ये जो क्षेत्र है। और महाभारत में क्या है? जो पांडव थे उन्होंने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था? मत्स्य विराटनगर में अपना अज्ञातवास बिताया था। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत व पुराणों में यहाँ के शासकों को यदु अथवा यादव कहा गया। जो यादव वंश है वो कहाँ का है? मथुरा, सूरसेन का। और श्री कृष्ण इसी राजवंश की यादव शाखा में उत्पन्न हुए थे। श्री कृष्ण किसमें हुआ था? किसकी में उत्पन्न हुए थे? सूरसेन, जो मथुरा की यादव शाखा में उत्पन्न हुए थे। अब नेक्स्ट है अस्मक पोतन। यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अब क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो कौन सा? अस्मक। और उसकी राजधानी क्या है? पोतन। इसे अवंती ने बाद में क्या है? अपने राज्य में मिला लिया था। अब नेक्स्ट है अवंती, जिसकी 2 राजधानियां हैं, उज्जैनी और महिष्मती। वर्तमान उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में स्थित यह महाजनपद 2 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 2। तो इसके उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? उज्जैन या उज्जैनी। और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? महिष्मती, जो बाहुबली फिल्म में दिखाई गई थी ना, महिष्मती। यह बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था और बाद में मगध द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया था। किस पर? अवंती पर। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज राजपुर। इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ। गांधार का शासक कौन था? महाभारत के समय शकुनी। तो उसी के कारण क्या है? महाभारत का युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट है कि यह भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, जो अफगानिस्तान वाला इधर वाला एरिया है, वहां यह स्थित था। और राजपुर व द्वारका इसके प्रमुख नगर थे। किसके? कंबोज राजपुर के। अब गांधार, तक्षशिला, यह वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी जिले में है। गांधार। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो कहाँ था? पाकिस्तान में। कहाँ? पेशावर व रावलपिंडी के पास। कश्मीर घाटी व प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश इसके प्रमुख भाग थे।
और इसकी राजधानी तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। किसकी राजधानी थी? गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ क्या था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। अब ये हमारी फर्स्ट यूनिट एसएसटी की कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें टोटल जो 12 यूनिट है उनका 1 लाइन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।